हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ठीक चल रही होगी। हम भी उसी पढ़ाई लिखाई को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू किया था हमने, और इलेक्ट्रिक फील्ड को ही आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा रिकैप देखते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी पेन कॉपी निकाल लो, अपने नोट्स बनाना शुरू करो, क्योंकि ज़्यादा कंसर्न आते रहते हैं, क्वेश्चन नहीं होते, पहले आप क्लास में अटेंटिव नहीं रहते हो। ठीक है, और बातें बातें थोड़ी कम करनी है, आपस में बातें नहीं करनी है। देखता रहता हूँ मैं आपके कमेंट बॉक्स में जो चलता रहता है ना। चलिए, यहाँ पे आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने बैकग्राउंड में देखिए क्या पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेसिकली, क्यों हमको इसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि कूलम्स लॉ जो है सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए अवेलेबल था। तो पॉइंट चार्जेस के लिए अवेलेबल था, तो हमें कुछ ऑल्टरनेटिव भी ढूंढना था कि पॉइंट चार्जेस को जो शॉर्टकमिंग को ओवरकम कर सके। दैट्स व्हाई वी नीड इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट। तो उसने इलेबोरेट कर दिया कूलम्स लॉ को। फिर देखा कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेसिकली एक स्पेस होता है, स्पेस अराउंड अ चार्ज, जिसमें उसका इन्फ्लुएंस मेजर किया जा सके। ठीक है, वो लार्ज स्मॉल ये सब तो इसको क्वांटिफाई करने की जरूरत पड़ी थी, ये सब समझ लिया हम लास्ट क्लास में। तो क्वांटिफिकेशन के मेथड थे कि कैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड एक इन्फ्लुएंस है, उस इन्फ्लुएंस का नंबर बता दो। तो उस इन्फ्लुएंस को वेक्टर फॉर्म में बताया जा सकता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फर्स्ट मेथड था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। सेकंड मेथड था इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का। और थर्ड मेथड है जिसको क्वालिटेटिवली स्टडी करते हैं, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेसिकली यही आपका टॉपिक फ्लो भी है। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए गए। ठीक है, देख लो, अब मैं आपको एक यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और ये वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्पेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दो अलग अलग बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन होता है जो अराउंड जिसमें इन्फ्लुएंस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, उस इन्फ्लुएंस को मेजर करने के लिए। बट ये दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। ठीक है, दोनों वर्ड एक्चुअल में अगर बहुत डीप डाउन जा करके आप इसको डिफरेंस देखो तो यस देयर इज डिफरेंस। बट आप जो है इन दोनों वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज करते हो। अगर लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज दिस, फिर आप सोचोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो रीजन था, स्पेस था जहां पे इन्फ्लुएंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा होना चाहिए था। तो वो उस उनको सबमर्ज कर देते हैं दोनों को। ठीक है, उन दोनों को मर्ज मर्ज कर देते हैं, दोनों पॉइंट्स को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इंटरचेंजेबली यूज्ड होते हैं। ये आप ध्यान के माइंड में रख के चलेंगे। जहां पे भी लिखा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे वो रीजन था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा है। क्लियर है। हाँ, तो ये क्या था, ये था फोर्स होना यूनिट चार्ज की। एक 1 यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, तो 1 यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा सोर्स चार्ज की वजह से हमने जस्ट निकाल के देखा था। तो बेसिकली फोर्स पर यूनिट चार्ज है। थोड़ा छोटा हो जाता हूं मैं ताकि आपको दिखता भी रहे। जस्ट अ मिनट, अब दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पे देखा था कि फोर्स होना यूनिट चार्ज बेसिकली ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, फोर्स डिवाइड बाय चार्ज, एफ बाई क्यू इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी यूनिट होते हैं न्यूटन पर कूलम। पॉइंट चार्ज के लिए कितना आया था, पॉइंट चार्ज कितना फोर्स लगाते हैं, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो क्यू नोट को यहाँ ले जाओ, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर आपका एक फॉर्मूला आ गया था। इसको भी देखेंगे अभी दोबारा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायरेक्शन किधर होती है, क्योंकि फोर्स ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे अवे लगेगी तो अवे फॉर पॉजिटिव चार्ज, एंड टुवर्ड लगेगी तो टुवर्ड फॉर सोर्स चार्ज। तो इतना पढ़ के हम रखे थे। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू क्या होती है। जैसे कि आप सिंपल से ले लीजिए, अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है क्यू, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है क्यू, और आपको उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पी पर। यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसकी वजह से। तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, यहां पर देखना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां पर ना एक टेस्ट चार्ज रख दो क्यू नोट, उसके ऊपर फोर्स देखो, और फोर्स पर यूनिट चार्ज जो होगा, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यही हमारी डेफिनेशन आई है निकल के। तो फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स बोलेंगे के, ये है वो कांस्टेंट 1/4πε0 वाला, के इंटू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नोट बाय आर स्क्वायर, अगर ये डिस्टेंस कितना है, आर है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तो एफ बाई क्यू नोट क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, देख लो ऊपर देख लो, एफ बाई क्यू नोट इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहीं से आ जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और के क्या है यहाँ पे, 4πε0। और डायरेक्शन कहां पर होगी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, अवे फॉर पॉजिटिव चार्ज,
अगर ये चार्ज हुआ पॉजिटिव, ठीक है, डायरेक्शन कैसे देंगे, डायरेक्शन पॉजिटिव के लिए अवे और नेगेटिव के लिए किधर रहेगी, टूवर्ड्स। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सोर्स चार्ज का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सोर्स चार्ज का है, ये सोर्स है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ही देखा है हमने यहां पर, ठीक है। और अगर इसका वेरिएशन प्लॉट करूं मैं, अगर इसका मैं वेरिएशन प्लॉट करने जाऊं कि सर इसका ये वेरिएशन भी बता दीजिए, कई बार ना ये ग्राफ सीधे सीधे पूछा जाता है, पॉइंट चार्ज का वेरिएशन, क्वेश्चन देखेंगे ना प्रीवियस ईयर तो समझ आएगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन अगर देखने जाए डिस्टेंस के साथ, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, आपको दिख रहा है प्रोपोर्शनैलिटी, यहाँ पे, यहां से आपको एक टेक अवे मिल रहा है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², दिख रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो आपका आपका ग्राफ जो है इस तरीके का बनेगा, ये डिक्रीज करता रहेगा जैसे जैसे आपका आर बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज करेगा, 1/r² के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, ई का वैल्यू डिक्रीज करेगा। ये आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है, अच्छे से बना लीजिए, एक ही बिल्कुल शॉर्ट नोट दे रहा हूं, ठीक है, इससे छोटे क्या ही नोट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। सो दिस इज इट, यहां पे जितनी एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, सोर्स होना चाहिए, पी पॉइंट पे कोई क्यू नोट चार्ज रखना है जिसपे ऊपर फोर्स देख रहे हैं, ठीक है, उसके पर यूनिट चार्ज देखेंगे तो एफ बाई क्यू नोट पे देखेंगे, वही बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन, k⁴/r², 1/r² का प्रोपोर्शनैलिटी है, ई और आर का ग्राफ जो है इस तरीके का बनेगा, ठीक है। नीचे आएगा, डायरेक्शन किधर आएगी, डायरेक्शन के लिए देख लिया हमने, अवे फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स फॉर नेगेटिव, मतलब यहां पे देखनी है डायरेक्शन, अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो अवे, और ये अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो टुवर्ड्स, ऐसा रहेगा। आगे बढ़ जाएं, इतना तो समझ आया, तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं, आगे क्या देखते हैं। अब देखिए इसको करने के सोल्व कीजिए। 2 पॉइंट चार्जेस दिस एंड दिस आर सेपरेटेड बाय 6 मीटर डिस्टेंस, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ऐसा आपको बताना है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। रुक जाओ, अभी मैं अगर इसको इससे पहले एक और चीज पढ़ते हैं यहाँ पे, रुक जाओ, हमको अगर देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो 1 पॉइंट चार्ज का आ गया, अगर मैं ऐसा बोलूं, इसको हटा देते हैं, रुक जाओ, हम क्या करते हैं इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, टाइटल बदल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस तरीके से लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस होंगे तो क्या करोगे, क्योंकि फिर आपके पास क्वेश्चन आना चाहिए ना, सिर्फ एक एक का हो गया तो कैसे करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अगर इस तरीके का आपका सिस्टम हुआ तब आप क्या करोगे, सर अगर इस तरीके का हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा मल्टीपल चार्जेस का, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो होगा वो क्या होगा, समेशन जो होगा वो सबका इंडिविजुअल सम हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है, और जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर प्रेजेंट होंगे उन सबका सम कर देंगे। अगर n चार्जेस हैं तो n का सबका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उन सबका सम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कौन सा, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, यही पढ़ा था हमने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में भी, दिस इज कॉल्ड सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन है जिसमें हम बोलते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सम ऑफ इंडिविजुअल, जैसे नेट फोर्स क्या था, सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, तो यहां पर भी हम वही करने जा रहे हैं। देखिए अगर आपके पास सिंपल ले लीजिए, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, और यहां पर आप रख लो चार्ज Q1, यहां पर रख लो Q2, यहां पर सपोज रख लिया Q3, ठीक है, और इस पॉइंट P पे निकाल रहे हैं, इस पॉइंट P पे निकालना चाह रहे हैं हम, ये Q3 है, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पॉजिटिव है, सपोज ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से इससे कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इधर की साइड अवे, तो ये आ जाएगा आपका E3 वेक्टर। इससे किधर आएगा अपना, आपका इधर ही आएगा E3 टूवर्ड्स, तो ये आ जाएगा आपका E2 वेक्टर। इससे किधर आएगा आपका, इससे आ जाएगा अवे, ये आ जाएगा E1 वेक्टर। तो नेट हो जाएगा इनका वेक्टर सम, ये जितना भी आए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज
वेक्टर सम ऑफ दीज थ्री। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को, अब करिए आप इस क्वेश्चन को, देखिए क्या लिखा है, टू चार्जेस -10 कूलम एंड +8 कूलम आर सेपरेटेड बाय 6 मीटर डिस्टेंस, फाइंड द पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। ऐसा पॉइंट बताइए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो। देखो देखते हैं, अगर एक चार्ज रखो, तो सपोज आपने ये चार्ज रखा -10 कूलम का, ठीक है, इससे थोड़ा दूर 6 मीटर के डिस्टेंस पे हमें दूसरा चार्ज रखना है, दूसरा चार्ज रखना है जिसको लिखना है +8 कूलम, ये रख दिया। ठीक है, अब आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होगा कि वो पॉइंट कहाँ पर होगा। अगर देखो, अगर वो पॉइंट बीच में हुआ, बीच में क्या, बीच में हो सकता है क्या, कोई भी ऐसा, दो वेक्टर को कैंसिल भी तो होना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी है, मतलब कि E1 और E2 जो है उनका सम जीरो तब होगा जब वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर आप बीच में कोई पॉइंट लोगे, बीच में कोई पॉइंट लोगे, तो उसको, ये तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसके टूवर्ड्स, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसके टूवर्ड्स, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, हाँ यहाँ पे देखो 10 का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E ड्यू टू -10, ये तो इधर आएगा, और इसका भी इधर ही आएगा, तो E ड्यू टू +8 क्योंकि इसके लिए अवे। ठीक है, तो आपके कोई भी बीच में ऐसा पॉइंट नहीं आएगा, कोई भी बीच में ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहां पे इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, तो कैंसिल हो ही नहीं पाएंगे। तो आपको पॉइंट बेसिकली सबसे पहली बात देखोगे, कोई बताएगा नहीं और आपको ये सब चीजें आपको खुद ही इंटरप्रेट करनी होंगी कि बीच में तो इनकी डायरेक्शन कैंसिल हो ही नहीं सकती है। अब मतलब कि पॉइंट आएगा बाहर। तो सपोज आपने यहां पे ले लिया, ये ले लिया x डिस्टेंस, ये दिया हुआ 6 मीटर, ये तो दिया ही हुआ 6 मीटर, और ये आपने डिस्टेंस ले लिया अपना x। ठीक है, अब ये डिस्टेंस x लेने के बाद इस पॉइंट पर मानिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इस पॉइंट पे बेसिकली, इस पॉइंट पे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -10, ये तो नहीं अवे नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +8 विल बी अवे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसकी वजह से, -10 वो इधर की तरफ होगा। ये दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए, कैंसिल होने चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं इसको छोटा करके लिखूं तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +8 जो उस वहां पर होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड इट शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -8 -10, उसका मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होने चाहिए, और डायरेक्शन तो अपोजिट मैंने डायग्राम में दिखाई दी है। ये होगा तो चीजें स्मूथली हो जाएंगी, ये होगा तो चीजें स्मूथली हो जाएंगी। अब देखते हैं कि सर इससे निकल सकता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +8, देखो k इंटू चार्ज कितना है 8 KQ/r² है ना, पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला अभी 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 डिराइव किया है, देखो पीछे अभी अभी हमने डिराइव किया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाएंगे KQ/r² क्योंकि पॉइंट चार्ज है। अगर ये पॉइंट चार्ज है तो आप इसके लिए बोलेंगे KQ/ डिस्टेंस कितना होगा, 6 + x का स्क्वायर। क्यों होगा 6 + x का स्क्वायर, 6 + x², और इट शुड बी इक्वल टू, और 10 से कितना दूर है, k इंटू 10, और मैग्नीट्यूड पुट करते हैं। ठीक है, साइन हम कभी भी पुट नहीं करते, तो k इंटू 10 बताया था मैंने कूलम्स लॉ में ही। ठीक है, जब क्योंकि कूलम्स लॉ से डिराइव हुआ, साइन नहीं पुट करना है, डायरेक्शन लेनी है इंट्यूशन से, जो कि बता दिया गया है, अवे फॉर पॉजिटिव टूवर्ड्स फॉर नेगेटिव, और वही मैंने ले ली है। यहाँ पे एक डायरेक्शन ले ली और यहाँ पर एक डायरेक्शन ले ली, ये डायरेक्शन ले ली गई है, KQ/x²। तो आपका आंसर यहां से नहीं आ जाएगा, सिंपल नहीं हो जाएगा, क्या हो गया, के तो कैंसिल हो गया, के और के तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास कितना आ जाएगा आंसर, यहां देख लो 8/10 शुड बी इक्वल टू 6 + x/x का होल स्क्वायर। तो 8/10 मतलब कि 0.8, 0.8 इट शुड बी इक्वल टू 6 + x, और इसका भी रूट ले लो, उधर स्क्वायर रूट ले लोगे दोनों साइड तो इतना ही आ जाएगा, 6 + x/x। ठीक है, अब बस ये सॉल्व करना बच गया आपका, ये सॉल्व करना बच गया। मैं इसको सॉल्व करने के लिए फिर से यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। आप इसको ले लीजिए 0.8, ये सॉल्व तो कर ही लोगे, 0.8 जो भी ये वैल्यू आएगी, जो भी ये वैल्यू आएगी इंटू, सॉरी, इज इक्वल टू, आप इसको लिख दीजिए 6/x और सेपरेट कर दीजिए उसको, तो 1 आ जाएगा। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा ये, 0.8 इट शुड बी इक्वल टू 6 + x, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसको इधर लेके आओ,
यहाँ से तो आएगा ही नहीं, क्योंकि क्यों नहीं आएगा अब वो भी बताऊंगा मैं आपको रीजन। ये -1 इट शुड बी इक्वल टू 6 और x, क्योंकि ये नेगेटिव आ गया। सर ये कैसा आ गया? नेगेटिव। ठीक है, इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चला कि x कैसा आएगा? नेगेटिव। और x तो नेगेटिव नहीं आ सकता ना, x तो कोई डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है यहां से, क्योंकि ये 1 से छोटा है, नेगेटिव आएगा तो x को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो वो पॉइंट पी ना 10 के साइड नहीं हो सकता, वो पॉइंट पी ना 10 के टुवर्ड्स भी नहीं हो सकता। ये पॉइंट पी जो है ना इस क्वेश्चन में, इसका मतलब इंटरप्रेट ये होगा, इंटरप्रेट क्या यही होगा कि बेसिकली वो पॉइंट पी ना 10 की तरफ नहीं होगा, वो पॉइंट पी 8 की तरफ होगा। ये क्वेश्चन जानबूझ के पहले ही वो पॉइंट पी वहां लिया गया है, ताकि ताकि ये भी बताया जा सके कि आपको ये भी आइडेंटिफाई करने में, लास्ट में नोट लिखवा दूंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर हम बार बार ऐसे ऐसे नेगेटिव आएगा फिर तो तुम्हारा टाइम ही वेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो अब देखो इसको फिर से देखते हैं। तो नेगेटिव आएगा तो x का नेगेटिव होना क्या है? x का नेगेटिव होना क्या है? ये नॉट पॉसिबल। ठीक है, x नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि x तो डिस्टेंस लिया हमने, रैंडम डिस्टेंस, पॉजिटिव आना चाहिए ना, 6 + x से कुछ, क्योंकि अगर नेगेटिव हो गया तो अंदर हो जाएगा। अगर आप बोलो सर इधर ले सकते हैं ना नेगेटिव, और अंदर तो कभी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैंसिल ही नहीं होंगी, सेम डायरेक्शन ऐड हो जाएंगी। तो अब आप बोलोगे कि दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो सर क्या पॉसिबल है? बेसिकली ये पॉइंट पी इधर नहीं होगा, ये पॉइंट पी इधर भी नहीं होगा, ये पॉइंट पी बच्चे इस साइड होगा, ये पॉइंट पी आपका इस साइड होगा। क्यों होगा पॉइंट पी? अब सर इस साइड होगा, ये आ जाएगा क्या? अभी ठीक हो जाएगा सब कुछ। सपोज ये मान लो ये कोई x डिस्टेंस है। अब आप क्या करो, अब आप क्या करो, यहां पर देखो, यहां पर क्या करिए, यहां पर क्या करिए, आप ये देखिए कि इसका +8 का तो अवे, तो E ड्यू टू +8 उस चार्ज का लिखा, और इसकी तरफ से, क्योंकि देखो इसकी तरफ से यहां पे अवे, और इसकी तरफ से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके टुवर्ड्स, क्योंकि वो तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ लेके आएगा, नेगेटिव चार्ज है, तो इसका आएगा -10 का आएगा इस साइड। ठीक है, -10 का आएगा E ड्यू टू -10, ये आएगा इस साइड। और ये दोनों क्या होने चाहिए? ये दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए? ये दोनों वेक्टर होने चाहिए कैंसिल। ठीक है, तो अब डिस्टेंस लिखिए, तो आप लिखेंगे E ड्यू टू -10 इसका मैग्नीट्यूड, इट शुड बी इक्वल टू E ड्यू टू +8 इसका मैग्नीट्यूड कैंसिल होने चाहिए, यानी कि K इंटू 10 अपॉन में 6 + x का होल स्क्वायर, 6 + x का होल स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू K इंटू x का स्क्वायर। ये दोनों चीजें कैंसिल होनी चाहिए। अब अगर ये दोनों चीजें कैंसिल हो रही हैं तब आपका आंसर कुछ आ सकता है। तो k और k तो कैंसिल हो गया। अब आप वापस जाइए तो आप बोलेंगे 10/8 इट शुड बी इक्वल टू 6 + x/x का होल स्क्वायर। अब यहां से आपका आंसर आ जाएगा, ये कितना आएगा? 5/4 इट का रूट, इट शुड बी इक्वल टू 6 + x/x। मैंने रूट भी ले दिया और वो भी कर दिया, एक स्टेप कम कर दिया। ठीक है सामने, और इसको लिख सकते हो 6/x + 1, सेपरेट भी कर दिया उनको। अगर आप सेपरेट करके चलते हैं, अगर आप सेपरेट करके चलते हैं तो अब तो आपके पास ये इक्वेशन बची, ये इक्वेशन बची, तो आप लिखेंगे √5/√4 कितना होता है? 2, इसको लेके आओ इधर -1 और यहाँ पे बचेगा 6/x। अब आपका x आ गया, यहाँ से देखो √5, यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास आंसर? आपके पास आएगा √5 - 2/2 इज इक्वल टू 6/x। तो x कितना आ जाएगा आपके पास? 12 डिवाइड बाय में √5 -2। √5 कितना होता है? √5 कितना होता है? √5 अराउंड, देखो 2 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा, 2 से थोड़ा सा ही बड़ा होगा। ठीक है, तो 2.23 2.25 ऐसा कुछ होगा वैल्यू, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव तो आना ही है। तो दिस वुड बी योर आंसर। कहां से होगा x? कहां से होगा x? ये कहां से होगा? दिस इज फ्रॉम +8 कूलम चार्ज। ठीक है, और आउटवर्ड होगा, ये भी ध्यान रखना है। अगर आप इतना कर पाते हो तो आप जो है थोड़ा सा, अब देखो सर इसको याद कैसे रखेंगे।
अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद करने का ना मैं तरीका बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नहीं कर रहे हम यहाँ पे, इसको याद करने का एक तरीका बता देता हूँ। ठीक है, याद करने का तरीका आप इस तरीके से देखोगे कि अगर दो चार्ज है, अगर दो चार्ज है, पॉजिटिव कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा ले लो। अगर सर दोनों पॉजिटिव हुए वो ले लो, और अगर दोनों नेगेटिव हुए तो वो ले लो। ठीक है, और ये जो है Q1 हुआ, अगर सर ये Q1 हुआ और ये Q2 हुआ। ठीक है, ये Q1 हुआ, ये Q2 हुआ। ठीक है, इसके बीच में बताइए सर, सारे ही केस मैं अब आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसको बोलते हैं ना, जहां पे एक एक वर्ड होता है, जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो होता है ना, उसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। जैसे वो जो अभी पॉइंट आया ना, उसका नाम लिख लीजिए, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बताते हैं लोकेशन किधर आएगी, लोकेशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, ये टॉपिक है, लोकेशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। कि सर न्यूट्रल पॉइंट किधर पे आएंगे? न्यूट्रल पॉइंट बताने का देखो आसान सा तरीका होता है, जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो वहां पे न्यूट्रल पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट जो है, अगर सिमिलर चार्ज हुए, कैसे चार्ज हुए? अगर डिसिमिलर चार्ज हुए, डिसिमिलर चार्जेस, अगर इस तरीके का हुआ आपका सिस्टम, डिसिमिलर चार्जेस का सिस्टम होगा, तो न्यूट्रल पॉइंट जो है आपका बाहर लाई करेगा। न्यूट्रल पॉइंट आपका किधर लाई करेगा? बाहर की तरफ लाई करेगा। और किधर की तरफ? बाहर भी सर किधर? मतलब इन बिटवीन, यहां नहीं लाई करेगा। डिसिमिलर चार्जेस के लिए एक केस ये हो गया, डिसिमिलर चार्जेस के लिए जो अभी हमने निकाला ना, देखो डिसिमिलर चार्जेस से +-8, न्यूट्रल पॉइंट बाहर की तरफ लाई करेगा, बाहर की तरफ लाई करेगा और टुवर्ड द स्मॉलर चार्ज। ठीक है, दिस विल बी योर न्यूट्रल पॉइंट N। और इसके साथ अब मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं कि ये कैसा चार्ज है, दिस इज अ स्मॉलर वन। ठीक है, यानी कि इसमें मैं अज्यूम कर रहा हूं Q1 इज ग्रेटर देन Q2 मैग्नीट्यूड वाइज। मैग्नीट्यूड वाइज जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा उसकी तरफ आएगा, उसकी तरफ आएगा बट आउटवर्ड। ठीक है, जैसे दो चार्ज है, एक और ये, अगर ये वाला छोटा है और दोनों अपोजिट साइन के, तो इसकी तरफ आएगा बाहर। तो अब आपको पहले से ही पता अगर चल जाए कि सर कोई हमको पहले ही बता दे कि किधर की तरफ न्यूट्रल पॉइंट लेना होता है, तो आप इसको आराम से कर जाओगे। क्यों? क्योंकि आप एक्स को इधर ही लेते, तब आपको वो केस नहीं डील करना पड़ता कि भाई मेरे को नेगेटिव आया तो क्या इंटरप्रेट करूंगा, नेगेटिव आएगा ही नहीं, पॉजिटिव ही आना चाहिए। ठीक है, और अगर सिमिलर चार्ज हुए, अगर सिमिलर चार्ज हुए, और अगर सिमिलर चार्ज हुए, सिमिलर चार्जेस, इस केस में न्यूट्रल पॉइंट जो है बीच में लाई करेगा। ठीक है, बीच में कहां पर होगा वो नहीं बता सकते, बीच में कहां पर होगा वो नहीं बता सकते, बट ये बता सकते हैं बीच में होगा। ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट कहीं भी उनके बीच में होगा। एन डिस्टेंस तो निकालना पड़ेगा, वो तो आप इक्वेट करके निकालोगे, बट इस बार आपका काम इस केस में आसान हो जाता है अगर सिमिलर चार्जेस हो। तो न्यूट्रल पॉइंट जो है उनके बीच में लाई करेगा, अगर अगर कैसे चार्जेस हुए आपके, अगर सिमिलर चार्जेस हुए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। ठीक है, सिमिलर चार्जेस के लिए बीच में लाई करेगा और डिसिमिलर चार्जेस के लिए बाहर लाई करेगा, और बाहर भी कहां? टूवर्ड द किधर? टूवर्ड द स्मॉलर चार्ज। ठीक है, इसके लिए इन बिटवीन देम, ये है लोकेशन। अब इसको अंग्रेजी में लिखना है तो अंग्रेजी में लिख लीजिए आप इसको आराम आराम से अपने दो केस बना के। केस 1 डिसिमिलर चार्जेस, डिसिमिलर चार्जेस, कि फॉर डिसिमिलर चार्जेस न्यूट्रल पॉइंट विल ऑलवेज लाई आउटवर्ड द लाइन जॉइनिंग देम। ठीक है, इन बिटवीन देम नहीं, आउटवर्ड, आउटसाइड द लाइन। ठीक है, और ये भी लिख लीजिए कि टुवर्ड द स्मॉलर चार्ज, बट अगर सिमिलर चार्जेस हुए इट विल ऑलवेज लाई इन बिटवीन देम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का और जनरल स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन करा दिया। क्वेश्चन कराने के बाद मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि ये नेगेटिव क्यों आया, इसका क्या इंटरप्रिटेशन था, फिर ये आया ऐसा, और फिर लास्ट में बता दिया कि भाई अगर आपको न्यूट्रल पॉइंट की इन जनरल लोकेशन याद रखनी है तो वो याद रखेंगे। और न्यूट्रल पॉइंट किसको बोलते हैं? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो हो, दोज पॉइंट आर कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट्स।
बताओ, समझ आया? चलिए इससे आगे भी बढ़ सकते हैं हम। इससे आगे बढ़ेंगे तो अगर चार्ज पार्टिकल पे सर फोर्स किधर लगेगा, फिर फोर्स होना चार्ज पार्टिकल कहां पर, अगर उसको किसी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, अगर किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दें, इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, फोर्स ऑन एक्सटर्नल फील्ड, अगर आप इसको इस तरीके से लेके चलें तो क्या आएगा बताओ, इन एन एक्सटर्नल फील्ड उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। देख लो, मान लो कि कोई कोई फील्ड में उसके ऊपर, जैसे फोर्स हमने क्या लिखा था, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 1 यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो कितना होता है, 1 यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो कितना होता है, ई। तो क्यू यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, इसको इधर ले जाओ, क्यू को इधर ले जाओ, तो एफ इक्वल टू क्यू ई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर, बहुत आसान सा फॉर्मूला। अगर ई पता है, ई पता है तो 1 यूनिट चार्ज पे फोर्स पता है, 1 यूनिट चार्ज के ऊपर फोर्स पता चल गया। अगर आपने 2 कूलम का चार्ज रख दिया तो 2 टाइम्स कर देना, 10 कूलम का चार्ज रख दिया तो 10 कूलम कर देना, 10 कूलम का रख 20 कूलम का रख दिया तो 20 गुना कर देना, ये आ जाएगा। और इसमें 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 अगर Q हुआ पॉजिटिव, अगर Q हुआ पॉजिटिव, तो अगर Q पॉजिटिव हुआ तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, पैरेलल। ठीक है, मतलब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वेक्टर, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में ही चार्ज के ऊपर, उसी डायरेक्शन में ही चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, उसी डायरेक्शन में ही चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा। ये एक तो ध्यान रखना आपको। और दूसरा, और दूसरा दूसरा हम कर रहे हैं, अगर ये नेगेटिव हुआ सर, अगर ये नेगेटिव हुआ सर, तो इससे क्या होगा, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर आर एंटी पैरेलल, ये एंटी पैरेलल हो जाएंगे, आर एंटी पैरेलल। ये सब यूज होंगे क्वेश्चन में जब हम मोशन पढ़ेंगे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। बट अभी मैं जस्ट बता के चल रहा हूं कि अगर फोर्स दे आर एंटी पैरेलल, उस केस में तो पैरेलल थे फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नेगेटिव चार्ज हो गया तो, अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ठीक बात है, बट अगर नेगेटिव चार्ज हुआ, नेगेटिव चार्ज बेसिकली सोर्स चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, सोर्स का तो फील्ड है, हम किस चार्ज की बात कर रहे हैं, जो रखा है फील्ड में। ठीक है, फोर्स होना चार्ज पार्टिकल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड सोर्स का है, उसके अंदर किसी चार्ज को रख दिया है, पॉजिटिव हुआ तो उस पर फोर्स लगेगा अवे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है सोर्स चार्ज से। तो अगर मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो आपका जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा इधर, नेगेटिव चार्ज के ऊपर इधर लगेगा, और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर टूवर्ड्स से लगेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कन्वेंशन है ये। और कितना लगेगा, दिस इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर फोर्स, ये फोर्स का फॉर्मूला है कि सर इतना लगेगा, और टूवर्ड्स और नेगेटिव हम वो ध्यान रख लेंगे बाकी बाद में। ठीक है, तो अगर आपको यहां तक समझ आए तो चीजें समझ आ रही हैं आगे के आगे। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी इसी के आगे चलो देखते हैं आगे। हाँ, तो अगर हम बात करें आगे, अगर एक क्वेश्चन देखो, इसमें इसमें समझ आ जाएगा आपको थोड़ा और अच्छे से। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। एक पॉइंट पी दिया हुआ है, एक पॉइंट पी दिया हुआ है और 3 चार्जेस दिए हुए हैं, 3 चार्जेस दिए हुए हैं, तो ये मल्टीपल चार्जेस सिस्टम हो गया। आपको एक पॉइंट पी दिया हुआ है, मल्टीपल चार्जेस का सिस्टम भी आपका, और मल्टीपल चार्जेस सिस्टम में पूछा है कि उस पी पॉइंट पे बताइए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होगा। देखो भाई सिंपल सी बात है, हम तीनों के लिए लिखेंगे। इसको सपोज चार्ज 1 बोल दो, इसको चार्ज 1 बोल दो, इसको चार्ज 2 बोल दो, और इसको चार्ज 3 बोल दो। तो तीनों की वजह से लिखो आप, पहले तीनों की वजह से लिखेंगे तो हमको मिलेगा 1 की वजह से अवे, पी पॉइंट पे जो डायरेक्शन आएगी आएगा आपका E1, और E1 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, हाँ मुझे ये देना चाहिए, स्क्वायर है एक, ए और यहाँ पे भी ए। ठीक है, चारों साइड ए है उसके। अब यहाँ पे आना चाहिए आपका के क्यू बाय ए का स्क्वायर। पहली बात तो ये आ गई। अब फिर E3 किधर आएगा, E3 भी अवे आएगा, E3 भी अवे आएगा, और उसका मैग्नीट्यूड भी एकदम इक्वल आएगा। वो कितना आएगा, के क्यू बाय ए का स्क्वायर, दिस इज योर E3। क्यों सर इतने आ रहे हैं, अरे देखो भाई, के इंटू सोर्स चार्ज डिवाइड बाय सेपरेशन का स्क्वायर, ये आता है फॉर्मूला। ई पता है, के पता, मतलब के पता होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल के है ये, और क्यू गिवन है।
ए पता है सेपरेशन, इस पॉइंट का सेपरेशन हमको पता है, तो वैल्यू लिख दी मैंने दोनों की दोनों परपेंडिकुलर आ रही है। और ये इसकी वजह से कहाँ पर आएगा, इसकी वजह से भी बता दीजिए सर। इसकी वजह से जो चार्ज आपका आएगा वो तो इधर की तरफ आना है, वो तो इधर की तरफ आना है, इधर की तरफ आना है। तो दिस इज योर E2। और E2 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, E2 का मैग्नीट्यूड सर K इंटू उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है 2Q। साइन नहीं लेना, साइन नहीं लेना, साइन नहीं लेना, साइन नहीं लेना, दोबारा फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। डिवाइड बाय ये डिस्टेंस कितना होता है √2a, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस। स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है √2a, तो स्क्वायर के डायगोनल का √2a का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपका ये, कितना हो जाएगा ये आपका, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा K इंटू 2Q डिवाइड बाय में 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर, 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास ऊपर बच गया KQ बाय a स्क्वायर। यहाँ पर भी इतना ही आ गया, ठीक है। बट तीनों की डायरेक्शन अब अलग अलग है, तीन वेक्टर हैं और तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, बट वो अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं। अब आंसर कैसे आएगा सर, आंसर आएगा इनका वेक्टर सम। वेक्टर सम कैसे करते हो, वेक्टर सम सर हम ऐसे कर सकते हैं, मैं अगले पेज पे लेके जाता हूं इसको। वेक्टर सम अब हम हमको क्या पता चल गया, हमको ये पता चल गया कि एक इधर वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है KQ बाय a का स्क्वायर, ठीक है। एक इधर वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है KQ बाय a का स्क्वायर, और एक इधर वेक्टर है एकदम 45 डिग्री पे, इससे एकदम 45 डिग्री पे है, ठीक है। ये है KQ बाय a का स्क्वायर, तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है। अब इन दोनों का वेक्टर सम करूंगा, इन दोनों का वेक्टर सम करूंगा कौन से लॉ से, पैरेललोग्राम लॉ से। तो वो तो इधर आएगा, वो तो इधर की तरफ आएगा, इसके एकदम अपोजिट। और कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आप क्या करते हो, ये भी E है, इसको भी E बोल दो, ये भी E है क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, ये भी E है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये √2e आ जाएगा, √2e आ जाएगा। कैसे आएगा, E² प्लस E²। तो √2e मतलब कि √2 टाइम्स KQ बाय a का स्क्वायर, ये इधर आ गया। और एक उसके अपोजिट है, एक उसके अपोजिट है। तो इन दोनों का वेक्टर सम कितना आ गया, अब ये दोनों बचे आपके पास, अब ये दोनों बचे, क्योंकि अब आपने जब उनको कर दिया ना सोल्व, तो अब आपके पास एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। इसकी लेंथ है √2 टाइम्स KQ बाय r स्क्वायर, उसकी है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे, इन दोनों के लिए रिजल्टेंट के लिए जाओगे, तो आपको मिलेगा रिजल्टेंट इधर की साइड ही आ जाएगा, जिधर ये बड़ा वाला वेक्टर है। बट उसमें से वो माइनस हो जाएगा √2 -1 KQ बाय a का स्क्वायर। तो दिस वुड बी योर E एट पॉइंट P, ये आ जाएगा नेट। और डायरेक्शन भी आ गई है, ये एकदम सही, ये फाइनल है आपका आंसर, ये है फाइनल आंसर आपका, ठीक है। और किस किस एंगल पे आएगा, देखो थोड़ा छोटा हो जाते हैं फिर दिखेगा आपको सही से। ये किस एंगल पे आएगा, ये सर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, ये 45 डिग्री एंगल बना रहा होगा। वर्टिकल के साथ भी कितना एंगल बना रहा होगा, 45 डिग्री एंगल बना रहा होगा। तो इस एंगल पे आ जाएगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू √2 -1 KQ बाय a स्क्वायर। ये तो आया है उसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन हमें दिख ही रही है। कुछ लोगों को अब ये समझ नहीं आता कि सर √2 -1 क्यों किया। अरे भाई इधर √2 वाला वेक्टर है जिसमें √2 टाइम समथिंग है, और उधर की तरफ E है सिर्फ, मतलब KQ बाय a स्क्वायर है। तो जब इसको इन दोनों को ऐड करोगे तो एक्चुअली तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, 180 डिग्री का एंगल है। तो √2 आपका बेसिकली क्या बचेगा, √2 KQ बाय a स्क्वायर माइनस KQ बाय a स्क्वायर। तो KQ बाय a स्क्वायर को कॉमन लोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। जिनको नहीं समझ आया उनके लिए था ये, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो प्रॉब्लम को। आई एम अगेन कवरिंग द टाइप्स, जो छोटे छोटे टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, या तो प्रॉब्लम इस तरीके के आते हैं कि भाई ये बताओ, ठीक है, जैसे ये था कि भाई कहाँ पर मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डेंसिटी, ये तो पॉइंट देके पूछ लेगा। दूसरा टाइप का आपके पास क्वेश्चन आता है ये वाला कि 3-4 चार्जेस दे देंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा। डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, मैग्नीट्यूड इज इंपॉर्टेंट, वेक्टर लॉज आर इंपॉर्टेंट। तीनों के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात आएगी नहीं, ठीक है।
अब अगले टॉपिक पर बढ़ने के पहले मुझे 3 टर्म डिस्कस करने हैं, ठीक है। चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी इन कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि जितनी भी, क्यों पढ़ रहे हैं सर हम इस टर्म को? पहली बात रीजन देखिए, क्योंकि हम इन टर्म्स को क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो हमने चीजें देखी हैं वो सारी की सारी पॉइंट चार्जेस की देखी हैं। पॉइंट चार्जेस का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, बट सारे पॉइंट चार्ज तो होते नहीं। चार्जेस कैसे होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड। तो लिखा ना, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पूरे जैसे शीट है, शीट के ऊपर चार्ज है, पेन है, पेन के ऊपर पूरे में चार्ज है। पॉइंट चार्जेस, बहुत सारे पॉइंट चार्ज मिला के एक बड़ा चार्ज बन जाता है। या तो वो कैसा हो सकता है? लाइन के ऊपर हो सकता है, वो किसी सरफेस के ऊपर हो सकता है, वो किसी वॉल्यूम में हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का प्रॉब्लम है उस पर भी डिपेंड करेगा। हम अब 3 चार्ज डेंसिटी को डिस्कस कर जाए। एक है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इनके सिंबल भी होते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं लैम्डा से, सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से। इसको बोलते हैं सिग्मा। अब एक सिग्मा सर आपने ये भी देखा था, इसको भी सिग्मा ही बोलते हैं, उसको समेशन वाला सिग्मा बोलते हैं। ये सिग्मा सिंबल है, ठीक है। इसको बोलते हैं लैम्डा और इसको बोलते हैं रो। रो भी आपने पहले भी रजिस्टिविटी के लिए कभी पढ़ा होगा, तो सेम सिंबल सेम यूज हो रहा है, ठीक है। अब इसको देखो कि क्या होता है। चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लैम्डा। मतलब अगर देखो, अगर किसी रोड के ऊपर चार्ज है या किसी लाइन के ऊपर चार्ज है, किसी लाइन के ऊपर चार्ज है, वो अगर मान लो वो क्यू चार्ज है और इसकी लेंथ एल है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लैम्डा। तो व्हाट इज लैम्डा? बेसिकली क्यू, इट इज क्यू बाय एल। या फिर इसको छोटे, अगर छोटी लेंथ और छोटा चार्ज हो तो डी क्यू बाई डी एल भी लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखते हैं। अगर किसी सरफेस के ऊपर चार्ज है, अगर किसी सरफेस के ऊपर चार्ज है, ठीक है, मान लिया किसी सरफेस के ऊपर चार्ज ले रहे हो, तो सरफेस के ऊपर चार्ज अगर क्यू है और सरफेस का एरिया जो है, सरफेस का एरिया जो है ए है, तो इसमें जो चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया वो सिग्मा हो जाएगा। तो सिग्मा की बेसिकली डेफिनेशन है, इट इज क्यू बाय ए, सॉरी, टोटल चार्ज ऑन द सरफेस डिवाइड बाय टोटल एरिया कवर्ड बाय द सरफेस। और छोटा चार्ज और छोटा एरिया तो उसको डी क्यू बाई डी ए भी लिख सकते हो। तो या तो इस तरीके से देखने को मिलेगा या इस तरीके से। और वही वॉल्यूम में, अगर ये किसी वॉल्यूम में प्रेजेंट है, वी वॉल्यूम में प्रेजेंट है, ठीक है, अगर ये किसी वी वॉल्यूम में प्रेजेंट है, यही देख लेते हैं, इसको इधर कर देता हूं। अगर ये किसी वी वॉल्यूम में प्रेजेंट है, तो वी वॉल्यूम के लिए आप इसको कैसे लिख सकते हो? अगर ये क्यू चार्ज है और इसका जो वॉल्यूम है वो वी है, तो ये जो क्यू बाई वी का जो टर्म आएगा, क्यू बाई बी का टर्म, इसको रो बोलते हैं। तो व्हाट इज रो? दैट इज रो विद चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिटरी मेथड से नहीं होता, यूनिट पर यूनिट पर यूनिट पर यूनिट, यूनिटरी मेथड कि समथिंग डिवाइड बाय टोटल वैल्यू, ठीक है। समथिंग डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे नहीं आते पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, टोटल एरिया से डिवाइड कर दो, टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो, तो चार्ज आपका 1 यूनिट के लिए आ जाएगा। और इसको आप, अगर छोटा छोटा चार्ज हुआ, डी क्यू चार्ज हुआ और वॉल्यूम डीवी हुआ, तो डीवी वॉल्यूम में डी क्यू चार्ज होगा, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो आपके पास ये 3 फॉर्मूला बन जाएंगे, 1 एंड दिस इज योर सेकेंड एंड दिस इज योर थर्ड। तो जनरली यह क्वेश्चन में या तो गिवन रहते हैं या निकालने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ तो होता है इनके साथ, बट आपके नए टर्म है ये। अब यहाँ के यूनिट क्या होगी? लैम्डा की यूनिट क्या होगी? चार्ज पर यूनिट लेंथ। मतलब ये कितना आएगा? बेसिकली कूलम पर मीटर। ये कितना आएगा? सिग्मा क्या आएगा? ये आएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। और ये कितना आएगा? कूलम पर मीटर क्यूब। ये इसकी यूनिट आएंगी, ठीक है। दीज आर द यूनिट्स, ये उसकी यूनिट्स आ जाएंगी। तो इतनी चीजें तो आपको एकदम मान के चलनी है कि भाई ये सब चीजें टैकल करनी है। बताओ, समझ आया? नई नई टर्म है, इनका यूज होना शुरू होगा यूनिट वॉल्यूम पे। बस बेसिकली मैं जा रहा हूं कि अगर ये पूरे सरफेस पे चार्ज क्यों है, मुझे बस जानना है कि एक 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, ये छोटे वॉल्यूम में कितना चार्ज है। तो इस वॉल्यूम में अगर ये 1 यूनिट हुआ तो इस पे सिग्मा चार्ज होगा, क्योंकि टोटल चार्ज डिवाइड बाय एरिया, 1 यूनिट वॉल्यूम का चार्ज कितना है? सिग्मा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे टोटल लेंथ में नहीं, मुझे सिर्फ 1 यूनिट लेंथ में इंटरेस्ट है, कितना चार्ज है। तो 1 यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होता है, लैम्डा बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन था यहाँ पर, जो मैं करना चाह रहा था। क्यों कर रहे हो सर आप ये सब?
क्योंकि ये अभी जब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो मेरे काम आएगा ये। चलिए सर निकालते हैं फिर, अगर आपको काम आने वाला है तो देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम पढ़ने जाए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है इनके सीधा सीधा का सीधा क्वेश्चन आते हैं, सीधा का सीधा, कुछ नहीं करना है, सबकी वैल्यू बस याद रखनी है। जितने लिखे हैं ना केसेस, क्या लिखे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ चार्जेस, ठीक है, उसमें भी केसेस आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सर्कुलर रिंग, ठीक है, चार्ज चार्ज सर्कुलर रिंग नहीं था यहाँ पे, चार्ज सर्कुलर आर्क था, आर्क होना चाहिए, आर्क लिखा नहीं है यहाँ पे, चार्ज सर्कुलर आर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सर्कुलर रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन इनफाइनाइट शीट। ये 6-7 केस ही हैं। इनके फॉर्मूला को एकदम एकदम टिप्स पे होने चाहिए, बस मुझे ये चाहिए। अगर आप ये फॉर्मूला को एकदम टिप्स पे कर लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और सर ये देखते हैं, एक एक करके अनफोल्ड करते हैं। सबकी डेरिवेशन नहीं है, कुछ कुछ की डेरिवेशन है, कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन में बहुत सारे ऐसी डेरिवेशन है जिनमें बहुत इंटीग्रल इन्वॉल्व है। तो डेरिवेशन में जाएंगे नहीं जा रहे हैं हम, फॉर्मूला पढ़ रहे हैं और उसकी एप्लीकेशन। और कुछ की डेरिवेशन मैं पहले ही बता के चल रहा हूं, कुछ की डेरिवेशन हमको आगे आने वाले गॉस लॉ से डिराइव करते हैं, तो गॉस लॉ की एप्लीकेशन में उनकी डेरिवेशन मिल जाती है, ठीक है। तो मैं चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करके चल रहा हूं, मैं आपको ये सारे केसेस के फॉर्मूला दे रहा हूं और उनको अप्लाई करना सिखा रहा हूं और क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूं। उनकी डेरिवेशन कुछ की सिलेबस में नहीं है, ठीक है, कुछ की है भी, तो वो गॉस लॉ के बाद हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि आगे फर्दर टॉपिक्स में आने वाला है। चलें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ चार्जेस। फाइनाइट लेंथ चार्ज बेसिकली मान लो ये पेन है, तो इस पेन के ऊपर कुछ चार्ज है, ठीक है, यहां से यहां तक, तो फाइनाइट लेंथ हो गया इसका, तो ये चार्ज है। अब मैं यहां पे एक पॉइंट ले लूं, पॉइंट पी, इस लाइन चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ। अब सर ये पॉइंट चार्ज तो होता तो हम सीधा लिख देते के क्यू बाई आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज है नहीं, ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए तो फॉर्मूला पॉइंट चार्ज वाला एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर जो जितना भी चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड वे में है, ये रहा पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, तो जितना भी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज वे है, तो जिस भी पॉइंट पी पर निकालना है, मान लो हमें ऐसा करना है सर, यहाँ पर निकालना है हमें, जो है ना इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में हम इंटरेस्टेड हैं, ये वाले पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम करो, उस पॉइंट पी को ज्वाइन कर दो किसके साथ, एक एंड के साथ, और फिर दूसरे वाले के साथ ज्वाइन कर दो, दूसरे वाले के साथ, और ये एंगल आपको फाइंड कर लो। सर हमें क्या फाइंड करने, नहीं ये गिवन होंगे, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपको क्या होंगे, गिवन होंगे। दूसरा और क्या गिवन होगा, ये भी आपको जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, जिस तरीके से पूछते हैं ना कि भाई ये बताओ, तो ये भी आपको क्या होंगे, गिवन होंगे। तो जितने येलो वाली चीजें हैं, ठीक है, ये सारी की सारी गिवन होंगी। फाइंड क्या करना है, जो ब्लू में है ये, या फिर ये, या फिर ये, ठीक है, इनको फाइंड करने के लिए जा रहे हैं आप, समझ आया। अब कैसे फाइंड करेंगे सर, ऐसे कंपोनेंट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि देखो होगा क्या, होगा क्या, जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गया होगा तो पहले बहुत मान लो छोटे चार्ज की वजह से निकाला, छोटे चार्ज की वजह से निकाला, इस छोटे से चार्ज की, ये तो पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से निकाला, तो अवे आया होगा, उसके दो कंपोनेंट आए होंगे, ई एक्स और ई वाई, ठीक है, ई एक्स और ई वाई। फिर हमने दूसरे की वजह से निकाला होगा, उसके भी दो कंपोनेंट आए होंगे, ई एक्स वन और ई वाई वन। फिर हमने तीसरे की वजह से निकाला होगा, चौथे की वजह से। तो ऐसे इन्फानाइट छोटे छोटे चार्जेस होंगे जिनकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला होगा, और सबको फिर ऐड किया गया होगा। तो सारे एक्स के कंपोनेंट ऐड हुए होंगे और सारे वाई के कंपोनेंट ऐड हुए होंगे, और तो मतलब कि ओवरऑल मिला के हमारे पास क्या बचा, ई परपेंडिकुलर जो एक्स वाला कंपोनेंट है, और ई पैरेलल। पैरेलल और परपेंडिकुलर मैं सिंपल अपनी एब्रिवेशन इस वजह से ले रहा हूं ताकि हमारे लिए चीजें आसान हो जाएं करना, ठीक है, हमारे लिए चीजें आसान हो जाएं करना। अगर हम पैरेलल और उसमें करेंगे तो हम चीजों को याद आसानी से रख पाएंगे। तो देखो कैसे होते हैं, तो जो पैरेलल कंपोनेंट होते हैं या परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है ये कितना होता है, लेमडा
बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, और आर भी कौन सा, परपेंडिकुलर वाला, आर परपेंडिकुलर इंटू साइन ऑफ फाइव वन प्लस साइन ऑफ फाइव टू, इतना होता है ये वैल्यू, साइन ऑफ फाइव वन प्लस साइन ऑफ फाइव टू, इतना वैल्यू होता है। अगर ये याद रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको आसान रहेंगी चीजें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर परपेंडिकुलर है, ये वाला जो इधर दिया होता है, दिस इज योर आर परपेंडिकुलर, ये याद रखना है। और साइन ऑफ फाइव वन प्लस साइन ऑफ फाइव, सारी वैल्यू पता होंगी। लेमडा क्या है यहाँ पे, लेमडा जो है बच्चे हमारा क्या है, लेमडा, लेमडा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, हमको पर यूनिट लेंथ पे चार्ज दिया हुआ, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर आपको पैरेलल वाला भी सर कोई बता दे, ई पैरेलल भी बता दे, तो हमारा एक और वैल्यू आ जाएगा, लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर परपेंडिकुलर, ठीक है। और यहां पे उल्टा आएगा, बेसिकली यहां पे हमारे पास माइनस आएगा, कोस फाइव वन माइनस कोस फाइव टू, ठीक है। तो आपको यहां माइनस लेना है। क्यों सर हम माइनस लेते हैं, यहां प्लस क्यों लेते हैं, क्योंकि देखो जो कुछ के वाई कंपोनेंट थे ना, यहां से जो चार्ज आ रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके दो कंपोनेंट होंगे, और इधर वाले से जो कंपोनेंट थे इसके भी दो कंपोनेंट होंगे। तो कुछ के वाई कंपोनेंट कैंसिल होते हैं, बट एक्स कंपोनेंट सबके ऐड होते हैं जब हम इंटीग्रेशन करते हैं। बट ये सारे के सारे फॉर्मूला ना इंटीग्रेशन के बाद आए हैं, ठीक है। और वो इंटीग्रेशन नहीं कराई जा रही है यहाँ पे, इसमें डेरिवेशन, क्योंकि फिर वो बहुत लेंदी हो जाएगा। आपके एग्जाम के हिसाब से दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। और अगर आपके पास ये आ गया, ई परपेंडिकुलर आ गया, इधर वाला जो एकदम मतलब कौन सा कंपोनेंट है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस स्टेट वायर से दूर जा रहा है, और ये कौन सा फील्ड है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस स्टेट वायर के पैरेलल जा रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपके लिए बहुत एक कैसा चाइल्ड्स प्ले टाइप हो जाएगा, जिसको क्या लिखते हो, ई नेट कैसा आ जाएगा आपका, ई नेट कैसा आ जाएगा आपका, ये 90 डिग्री एंगल है, तो आप लिखोगे रूट ऑफ ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर, ये आ जाएगा। आसान हो जाएगा ना। अब तो आपके पास, क्योंकि ये तो वेक्टर का सम है ना, तो आप सीधे सीधे इसको निकाल सकते हो ऐसे जा करके। तो मैं एकदम क्रिस्प वे में बता रहा हूं, अब ये आ जाएगा, ठीक है। इधर अगर मान लिया ये एंगल निकालना है, सपोज ये एंगल अल्फा है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में देखो, कौन से वाले ट्रायंगल की बात की जा रही है, आप देखोगे ये वाले ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल को देखो, ये वाले ट्रायंगल को देखो। तो जिस इस ट्रायंगल में ये वाली साइड क्या होगी, ई पैर, ये वाली साइड क्या होगी, देखो अगर इस अल्फा की बात की जा रही है तो ये होगा आपका ई पैरेलल और ये होगा आपका ई परपेंडिकुलर। तो व्हाट इज टेंजेंट अल्फा, व्हाट इज टेंजेंट अल्फा, देखो छोटा कर लेता हूं, व्हाट इज टेंजेंट अल्फा, इस यहां पूरा ही देख लो। अभी टेंजेंट अल्फा आपका हो जाएगा ई पैरेलल बाय ई परपेंडिकुलर। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद वर्टिकल डायरेक्शन। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको पूछने के लिए बैठे रहते हैं वो लोग, और बहुत सिंपल सा होगा। क्या होगा, आपके लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये सब तो कैंसिल ही हो जा रहे हैं, तो एंगल बस सिंपल उन 5 आई से निकल जाएगा वैल्यू। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखना है। तो आपके पास कितने फॉर्मूला बने, आपके पास एक बना इक्वेशन 1 पैरेलल का, एक बना परपेंडिकुलर का, एक बना नेट का, और एक बना आपका उनकी डायरेक्शन का। किधर होगा नेट फील्ड का डायरेक्शन, ये है आपका नेट, ठीक है। नेट फील्ड का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा वो भी पूछा जा सकता है। गिवन क्या क्या होगा, गिवन क्या क्या होगा, लेमडा गिवन होगा, आर गिवन होगा, फाइव वन गिवन होगा, फाइव टू गिवन होगा। तो ये चारों पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब इसका केस देखते हैं। सर अगर इन्फानाइटली लॉन्ग वायर हो, अगर आपके पास कैसा हो, इन्फानाइटली लॉन्ग वायर हो, ठीक है। अगर ऐसा केस हो, सर अगर इन्फानाइटली लॉन्ग लॉन्ग वायर पे लॉन्ग चार्ज हुआ, इन्फानाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज ऐसा, या इन्फानाइटली लॉन्ग चार्ज वायर हुई, ठीक है। तो एक केस तो ऐसा देखते हैं इन्फानाइटली लॉन्ग वाला,
और एक ऐसा देख लेते हैं, या इन्फानाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज, या बस सिंपल ऐसा बोल दो, छोड़ो, मैं ऐसा कर देता हूँ, इसको और आसान कर देता हूँ। आप इसको इस तरीके से पढ़ो, इन्फानाइट इन्फानाइट लाइन चार्ज, इन्फानाइट लाइन चार्ज। अगर ये इस तरीके से हुआ तो ये है पहला केस, ठीक है। और अगर ये सेमी इन्फानाइट टाइप का हुआ, आपका दूसरा केस हो गया सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज। अगर ये सर सेमी इनफाइनाइट टाइप का हुआ तब क्या होगा? तो दोनों केस को ना करना बहुत आसान है, दोनों केस को करना बहुत आसान सा रहेगा आपके लिए। रुक जाओ, पहले इसको अच्छे से बना लेने दो, इनको एकदम सजावट के साथ कर लो आप भी। देखो, आपका अगर चार्ज जो है पूरा एकदम पूरा ऊपर तक हुआ पॉइंट से, ठीक है, मतलब इधर भी इन्फिनिटी तक और उधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है चार्ज, तो जो भी पॉइंट पी होगा, जो भी पॉइंट पी होगा उसका कुछ आर परपेंडिकुलर तो होगा, बट जो इधर एंगल बनेगा ना वो कहाँ बन ही नहीं पाएगा, वो तो कितना ऊपर है, बहुत ऊपर है, और इधर भी कहीं कहीं मेट ही नहीं कर पाएगा। तो जो आपका फाइव वन होगा वो भी 90 डिग्री को अप्रोच करेगा, ठीक है। और जो इधर फाइव टू होने वाला था वो भी किसको अप्रोच करेगा? 90 डिग्री को अप्रोच करेगा। फाइव टू भी किसको अप्रोच करने लगेगा? 90 डिग्री को, इन्फाइनाइटली लॉन्ग चार्ज के लिए। बट अगर फाइव टू किसको 90 डिग्री दोनों हो जाएंगे। अब आप ये देखो उसी फॉर्मूला में जाके, सर तो फिर कोई ये कोस फाइव कितना होता है? कोस 90 जीरो, कोस 90 जीरो, तो पैरेलल कंपोनेंट तो कोई आएगा नहीं, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा। और कितना आएगा? साइन साइन 91, साइन 91। तो अगर आप इन दोनों को पुट कर दो, अगर सर हम इन दोनों को पुट कर दें, इन दोनों वैल्यू को यूज कर लें, तो ई पैरेलल तो हमारा हो जा रहा है जीरो, मैं पुट कर रहा हूँ पिछले वाली इक्वेशन में। और ई परपेंडिकुलर कितना आ जा रहा है? ई परपेंडिकुलर कितना आ जा रहा है? लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर परपेंडिकुलर। और यहाँ पे कितना आ रहा है? 1+1। 1+1 क्यों? क्योंकि साइन 90 प्लस साइन 90। और ई परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? अब तो सोल्व करोगे तो टू से टू कट गया तो 4, नीचे 2 रह जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जिसमें आर आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका डेरिवेशन आप कहां से करते हो? इसका डेरिवेशन आप कहां से करते हो? गॉस लॉ में मिलेगा आपको। ये डेराइव फिर से अल्टरनेटिव, अभी तो हमने देखो डेराइव कर लिया उसमें 5i पुट करके, बट एक अल्टरनेटिव डेरिवेशन आपको वहां पे भी मिल जाता है, ठीक है। तो इस टाइम बस आपके पास पी पॉइंट पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किधर की तरफ होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, ठीक है। और अगर सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज हुआ, सेमी इनफाइनाइट का मतलब होता है कि पॉइंट के तो एक तरफ ही चार्ज है, बस पॉइंट के एक तरफ ही चार्ज है, और कितना दूर तक है? इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी तक है। तो इस केस में तो यहां पर जो फाइव वन हो जाएगा वो तो 90 डिग्री हो जाएगा, और फाइव टू इस केस में जीरो हो जाएगा, क्योंकि फाइव टू तो ज्वाइन कर ही नहीं पाया ना। आप पी पॉइंट को सीधा इसी से ज्वाइन करो, मतलब ये देखो यहां पर इस केस में देखो, अगर पी पॉइंट को सीधा इसी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो फाइव टू तो कोई आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि नीचे तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो ये बोलने की कोशिश की जा रही है उसमें, ठीक है। तो यहां पर आपका फाइव वन 90 डिग्री, फाइव टू, तो फिर से आप उन्हीं फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, उन्हीं फॉर्मूला में पुट करेंगे, उन्हीं फॉर्मूला में पुट करेंगे तो मैं सीधा आंसर लिख दूं। उन्हीं फॉर्मूला में पुट करेंगे तो यहां पे देखिए इसमें क्या पुट करेंगे? फाइव वन को पुट करिए 90 डिग्री, फाइव टू को पुट करिए 0 डिग्री, तो आपको एक साइड का आंसर मिल जाएगा, किधर का भी ले लीजिए आप, वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो वैल्यू आपको मिल जाएगी यहां पर, ये तो 1 हो जाएगा बस पूरा का पूरा, -1 अगर लिखोगे तो -1, फिर माइनस मतलब नीचे की तरफ, माइनस फिर शो करेगा डायरेक्शन, मतलब अगर हमने ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया हुआ है तो नीचे की तरफ नेगेटिव आ जाएगा। तो इस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा पैरेलल वेक्टर आपका? ये इन दोनों को यहां अंदर की तरफ लिख दो ताकि समझ आ जाए। ये 90 डिग्री लिख दो, अच्छे से लिख देना इनको, फाइव वन 90 डिग्री, फाइव टू 0 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर का। अब अगर आप इसको सोल्व करने के लिए जाओगे, मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूं,
अगर आप इसको सोल्व करने के लिए जाओगे तो आपका ई जो आएगा, ई जो आएगा, पैरेलल वाला कंपोनेंट आएगा वो लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आएगा। वैसे तो माइनस भी आना चाहिए था, बट माइनस मैं यहाँ डायरेक्शन में दिखा देता हूँ, नीचे की साइड आएगा इस बार। ठीक है, यहां पर आएगा ये ई पैरेलल, और ई परपेंडिकुलर भी आना था। ई परपेंडिकुलर वो भी आएगा लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वो भी किधर आना था पर, वो आना था अवे। तो इस पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, इधर और इधर, ये ई परपेंडिकुलर और ई, और नेट भी आ जाएगा। नेट इन दोनों का, देखो दोनों इक्वल हैं तो दोनों का सम आ जाएगा नेट आपका। ठीक है, तो ये याद देखो, अभी तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा सर, कुछ नहीं समझ आ रहा इसमें, बट अगर एक बार ये याद रहेगा, सर इधर क्यों आया ये डायरेक्शन, इधर क्यों लिखी, अरे भाई पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट पी को इधर की तरफ नहीं रिपेल करेगा। आप खुद ही सोचो, यहां पे एक चार्ज को रखोगे और यहां बहुत बड़ा चार्ज है, तो उसको इधर नहीं भगाएगा, वो अवे नहीं पुश करेगा। अवे पुश करेगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होना चाहिए और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होना चाहिए, क्योंकि नेट इधर आ रहा है। इस वजह से उसको नेगेटिव नहीं, मैंने डायरेक्शन नीचे शो कर दिया। ठीक है, तो अगर ये चार्ज का डायरेक्शन ओरिएंटेशन ऐसा कर दूं, ऐसा कर दो, और यहां पॉइंट पी बना दो, तो एक एक उसके अवे बना देना और एक उसके ऊपर बना देना। इस तरीके से भी बनाना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्लास के अंदर कि इनको सोल्व करने के लिए तरीके क्या है। तो आपके ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे केसेस, दिस वन एंड दिस वन। ये इंपॉर्टेंट केस है आपके लिए करने के लिए, तीनों केस इंपॉर्टेंट है, और तीनों के तीनों ही पूछ मतलब क्वेश्चन इन पे आ सकते हैं, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। ये नहीं है कि सर ये जेई मेंस का लेवल है, जेई एडवांस का लेवल है, कोई ऐसा लेवल नहीं है। आपके पास ये क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्टली। ये तो एनसीईआरटी में है, ये वाला फॉर्मूला एनसीईआरटी में है डायरेक्टली। खोलिए एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला दिखेगा आपको। ठीक है, इन्फिनाइट लाइन चार्ज गोस लॉ से डेरिवेशन की दी हुई है, बट ये फॉर्मूला है एनसीईआरटी में सीधे के सीधे। अब अगले चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज सर्कुलर आर्क एट इट सेंटर। अगर सर अगर इनलाइन चार्ज नहीं हुआ और ऐसा ही हुआ, देखो अगर ये भी हुआ ना, तो आपके फॉर्मूला जो है सेम है, ये पूरा का पूरा एनालिसिस सेम है। ये चारों मैं इसलिए इसको कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ज़्यादा फॉर्मूले रटने नहीं है। अगर ये रटा गया तो मतलब वो वाला केस भी हो गया। इसमें भी पूरा का पूरा केस यही है, इसमें भी पूरा का पूरा केस यही है जो यहाँ पर देखा हमने, यहाँ पर भी सेम केस आपका। सेम केस का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर वाले का फॉर्मूला यही है, पैरेलल वाले का फॉर्मूला यही है, नेट वाले का फॉर्मूला वही है। ठीक है, तो आपके सारे केसेस वही हो जाएंगे। आपका फॉर्मूला रटना, मतलब वो केस कवर्ड तो सेकंड वाला भी कवर्ड। ठीक है, आर्क हुआ और सेम लैम्डा चार्ज डेंसिटी का हुआ, सेम उसका, बट इस बार आर क्या हो जाएगा उसका, इस बार आर्क उसका क्या हो जाएगा, ये आर जो है यहाँ पे रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ आर्क। ठीक है, स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ आर्क। φ1 φ2 आर द एंगल मेड बाय द एंड पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, दीज आर द एक्सट्रीम पॉइंट, वो जितना एंगल बनाएंगे उसके साथ। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सब कुछ सारा का सारा यहीं से आ जाएगा आपका केस। इनमें वैल्यू डालते रहो, आंसर आता रहेगा, खुश रहना। और अगर मान लिया कि सर इसमें और भी फर्दर केसेस है, इसके भी स्पेशल केस बना सकते हो, इसके स्पेशल केस के आंसर भी सेम है, इसके स्पेशल केस के आंसर भी सेम है। तो देखो आपको और आ गया सर, बट स्पेशल केस लिख तो दो। स्पेशल केस चलो मैं लिख दूंगा, नाम बदल दूंगा, बट फिगर बदल जाएगी, बट आंसर सेम होंगे। आपको आसान हो जाएगा याद करना, क्योंकि आंसर सेम होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बस आंसर वो बता दे, याद करा देता हूं कि आप कैसे उसको याद रखोगे, आंसर क्या होंगे और कैसे उसको याद रखोगे। एक बार देख लो बस। रुक जाओ, अगर मैं इसको रीसाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अभी जो केसेस आपके पास आ रहे हैं, केसेस आपके पास आ रहे हैं वो इन्फाइनाइटली लाइन चार्ज का नहीं रहेगा, यहाँ पे नहीं रहेगा। यहाँ पे बेसिकली आपका जो फर्स्ट केस हो जाएगा वो अलग हो जाएगा और सेकंड केस नाम बदल जाएंगे। यहाँ पर अगर आएगा सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर रिंग,
ठीक है। और अगर यहां पे हुआ क्वार्टर ऑफ अ रिंग, क्वार्टर क्वार्टर ऑफ अ रिंग, सेमी सर्कुलर आर्क लिख दो, आर्क लिख दो, बेटर है रिंग की बजाय आर्क लिख दो, और यहां पे लिख दो क्वार्टर ऑफ एन आर्क। ठीक है, एक आर्क का क्वार्टर है, तो ये फिगर बदल जाएगा आपका। फिगर क्या बदलेगा इस बार सर, बोलो ये नहीं, ये नहीं चलेगा, आपका फिगर का बेसिकली चार्ज ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये तो नहीं हो जाता, रुक जाओ, पहले पूरा सर्कल बना लेते हैं और फिर इसको कट कर देते हैं, इधर से रब कर देते हैं। ये बेसिकली इसकी बात कर रहा है वो। अगर आपका चार्ज बस ऐसे एरिया में हुआ, ऐसे ऐसी लेंथ पर हुआ जिसका लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, और इस रिंग का रेडियस है आर, इस रिंग का रेडियस है आर, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो बस अवे आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर आएगा, और वो कितना आएगा वैल्यू, वो इतना वैल्यू आएगा, वैल्यू बस इतना आएगा, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये वैल्यू आ जाएगा आपका। और ये वैल्यू में आर क्या होगा आपका, इस वैल्यू में आर क्या होगा, यहां पर वो रेडियस होगा। और पहले वो क्या था, वो बस एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, कहां से कहां तक का, कहां से कहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, पॉइंट से और लाइन का, पहले था, अभी नहीं। और इस केस में भी क्या करो सर, इस केस में क्या होगा, क्वार्टर ऑफ अ रिंग में, क्वार्टर ऑफ रिंग में दोनों के दोनों केसेस आ जाएंगे आपके पास, क्वार्टर ऑफ रिंग में दोनों के दोनों केसेस आ जाएंगे। मान ले ऐसा क्वार्टर ऑफ रिंग है, ठीक है, ऐसा क्वार्टर ऑफ रिंग है, तो यहां से यहां तक चार्ज होगा, ये इसका एक, ये इसका सेंटर होगा, तो सेंटर पे बात कर रहे हैं सारी की सारी। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगा, जिसको मान लो ई पैरेलल वाला बोल दो, और इसको बोल दो ई एक्स, ई वाई भी बोल सकते हो आप उसको, ई परपेंडिकुलर बोल दो। तो दोनों की वैल्यू इतनी आएंगी, ये और ये दोनों की वैल्यू यहां पर भी सेम आएंगी, और यहां पे लेमडा चार्ज डेंसिटी है, तो आपको ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास चार केस नहीं आए, केसेस बस उतने ही आए, केसेस उतने ही आए जितने आपने पहले, जो पहले वन था और फिर उसके दो स्पेशल केस, और फिर से वही फॉर्मूला बदला ही नहीं, पूरे टर्म ये और ये दोनों के ओवरलैपिंग फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगर आप नोट्स में बताओगे तो आप भी ओवरलैपिंग दिखा सकते हो, मतलब एक साइड पूरा एक साइड बना लो और एक साइड पूरा एक साइड, और एनालॉगी दिखा लो कि दोनों एनालॉगस हैं। ठीक है, तो दोनों की एनालॉगी दिखाओगे तो आपके पास सारे फॉर्मूला वैसे को अभी याद हो गए। आपको क्या करना है, मैं याद कराता हूं सर, इनको याद कराओ जल्दी से। लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर किसके लिए, स्ट्रेट लाइन, इनफाइनाइट लाइन अवे, और पूरा सेमी सर्कुलर रिंग हुआ तो भी अवे, उसके उस रिंग से अवे, सेमी सर्कुलर रिंग से अवे। और अगर सर इनफाइनाइट हुआ, सेमी इनफाइनाइट हुआ, सेमी इनफाइनाइट हुआ तो भाई देखो जिधर चार्ज है, जिधर चार्ज है सेमी इनफाइनाइट, तो क्या होगा, उसके अवे और उसके भी अवे, मतलब उससे दूर की साइड, दूर की साइड नेट आना चाहिए। और यहां पे भी क्या आ रहा है, यहां पे भी क्या आ रहा है, अगर चार्ज आपके पास ऐसा है सर, अगर ऐसा चार्ज हुआ तो क्या करेंगे भाई, इससे दूर की तरफ आना चाहिए ना नेट, अवे जाना चाहिए। अगर कोई चार्ज को यहां पर रखूंगा तो उसको अवे जाना चाहिए ना, तो नेट फील्ड उधर आना चाहिए। तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, दोनों की वैल्यू लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर रहेगी। बताओ, अगर समझ तो आया तो ठीक है, आपके वेल एंड गुड, और नहीं आया तो करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम तो ऐसा ही डिमांड कर रहा है कि भाई आपको आग का दरिया है और डूब के जाना है, और कोई ऑप्शन है नहीं। बताओ सर, क्या ये क्वेश्चन आते हैं, क्या ये क्वेश्चन आते हैं, दिखाता हूं मैं आपको, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ये देखिए 2000 में आया था सर, बहुत पुराना है बट आया तो था। चलिए, हाँ, देखो इसको, इस क्वेश्चन को पढ़ो, थोड़ा बड़ा रिसाइज कर देते हैं इसको, ये तो आपके लिए। चलो ऐसा देख लो, इस क्वेश्चन को पढ़ो। अगर इस क्वेश्चन को पढ़ने जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस ए हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी दिस। अब बताओ आप इसका आंसर बोलो, क्या रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेडियस ए दिया हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा दी हुई है, कितना वैल्यू आएगा। सीधा सीधा आंसर नहीं दिख रहा आपको, सीधा सीधा आंसर नहीं दिख रहा है। लेमडा बाय, अभी मैंने बोला लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर दिया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो है, अभी अभी हम करके आए हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला सी,
बस यही यही क्वेश्चन अगर आपके पास कोई डायरेक्ट बोल दे कि भाई डायरेक्ट के डायरेक्ट आए हुए हैं तो आपको यकीन नहीं होगा, बट अभी दिखा दिया तो अभी आपको मान लो कि भाई देखो सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये क्या है अब आपके पास ये बन गया सर हमारा, ये डायरेक्ट रिजल्ट बन गया। और डायरेक्ट रिजल्ट तो हम अच्छे से याद कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो क्या है, क्या पूछा हुआ 2008 में आया हुआ है। अ थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर इज गिवन अ चार्ज कैपिटल क्यू, इज गिवन अ चार्ज कैपिटल क्यू। फिर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द रिंग ड्यू टू चार्ज पार्ट ए के बी। ये बोल रहा है कि भाई आपका जो यहां पर जो चार्ज होगा, यहां पर जो चार्ज होगा इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर वो ई है, सिर्फ जो यहां से यहां तक का चार्ज है। ठीक है, फालतू वाला नहीं, बस इतना। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई है रिंग के सेंटर पर। ठीक है, तो रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ होगा कहीं अवे। टोटल नेट कर दिया मैंने, इसको ई बोल दिया। बट यहां पे और भी चार्ज है, ये तो चार्ज कितना हो गया, ये तो बस Q/4 चार्ज हुआ ना। टोटल चार्ज रिंग के ऊपर कितना दिया हुआ था, यहां पे और भी चार्ज था, यहां पे और भी चार्ज था, यहां पे और भी चार्ज था। सारे रिंग पे चार्ज है, सारे रिंग पे चार्ज है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोच के बताओ। सारे रिंग के ऊपर चार्ज है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। इधर जितना सर, जितना पोर्शन ये फोर्स लगाएगा उसके ऊपर उतना ही पोर्शन ये फोर्स भी लगाएगा, उतना ऊपर वाला लगाएगा उतना नीचे वाला लगाएगा, सारी फोर्स कैंसल आउट हो जाएंगे सर। इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए 0। तो ए के बी दिख रहा है आपको, ए के बी की वजह से जितना फोर्स लगेगा, इसकी वजह से जितना फोर्स लगेगा उस पर, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा ये इधर की साइड, सर उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसका भी होना चाहिए ना पूरे का, क्योंकि ये उसको कैंसिल करेगा तभी तो 0 आएगा। तो और किधर की तरफ होना चाहिए, ओ से के की तरफ, ओ से के की तरफ। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ भी होना चाहिए। ई किसकी वजह से, ये किसकी वजह से, ड्यू टू ए सी डी बी उधर की तरफ होना चाहिए, तभी कैंसिल होगा, अदरवाइज तो चीजें कैंसिल ही नहीं होंगी आपकी। तो आपका आंसर जो है बहुत सिंपल था, लॉजिकल था, ये तो कुछ करना ही नहीं था। ये बेसिकली जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ना उससे कोई लेना देना था नहीं इस क्वेश्चन का। ये लॉजिकल था कि भाई देखो, अगर आपको नेट कहीं पे 0 चाहिए, नेट कहीं पे 0 चाहिए और आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाई हुई है, तो उसके अपोजिट लगाओगे, बाकी चीजें बाकी सब लोग उसके अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो 0 आ जाएगा ना। तो हमको दे दिया कि 1/4 का जो वहां पर इफेक्ट है वो ई है, और हमें पता है पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू लिखा, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगा, हमने बना दिया अवे की साइड। तो बाकी रिमेनिंग 3/4 का इफेक्ट किधर की तरफ आएगा, वो 3/4 का इफेक्ट उधर आना चाहिए ताकि नेट कैंसिल हो जाए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके पास। ठीक है, अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज सर्कुलर रिंग। चार्ज सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हुआ है। ये अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में है ये सब। चलो, अगर हम इसको करने के लिए जाएं तो आप ये भी देख सकते हो, किसके लिए जाएंगे हम, सॉल्व करना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, तो कितना दूर, पहले तो वो पॉइंट पता होना चाहिए। सपोज हमने देख लिया कि सर ये पॉइंट ना एक्स डिस्टेंस पे है और इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है। अगर अगर आपके पास, देखो इसको समझना इजी हो जाएगा, अगर आपके पास कोई बैंगल है, ठीक है, या कोई गोल चीज है, कड़ा वड़ा है, कुछ कुछ तो है, ठीक है, इस तरीके का कोई गोल चीज ले लीजिए, और उस गोल चीज के ये ऐसा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, इस तरीके का गोल चीज है और ये उसका एक्सिस है। एक्सिस मतलब कि उसके अंदर से पास कर रहा है, ऐसा जैसे ये गोल चीज है तो उसके अंदर से पास कर रहा है ऐसा एक्सिस, और हमें इस टिप पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज ऐसा देखो सर्कल में है, चार्ज ऐसा आपका पूरा सर्कल में होगा, सिर्फ आउटर पेरीफेरी पे, और आपको पॉइंट यहां दिया हुआ है और हमने दिया पॉजिटिव, मान लिया चलो पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे जाएगा फील्ड, और अवे फील्ड जाएगा तो ऐसा स्लांट
स्लांटिंग फॉर्म में जाएगा ना, देखो यहां से यहां तक फील्ड अवे जाना है तो ऐसा स्लांटेड फॉर्म में जाएगा ना। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, देखो अवे जाना है फील्ड को तो ऐसा स्लांटेड फॉर्म में जाएगा ना, क्योंकि पेरीफेरी यहां पर है, ऐसा बन रहा है गोल, और पॉइंट यहां पर है, तो उसको जब टच कराओ, पॉइंट को पेरीफेरी से टच कराओ तो एक स्लांट वेव बनेगा टच करने का। तो वही है यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एक रिंग को उस पॉइंट से टच कराएंगे तो ऐसा स्लांट वेव बनेगा एक, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस छोटे चार्ज की वजह से अगर निकालें, छोटे चार्ज की वजह से निकालें तो इधर आएगा। उसके दो कंपोनेंट होंगे। उसके दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे सर? अगर ये एंगल अल्फा होगा, अगर ये एंगल अल्फा होगा, और ठीक है, अगर ये एंगल अल्फा हुआ, ठीक है, तो हमारे पास एक कंपोनेंट आएगा डी कॉस अल्फा और एक कंपोनेंट आएगा डी साइन अल्फा। ठीक है, चलो ये भी निकाल लिया, मान ली सर बात। और इधर भी एक एलिमेंट होगा, इधर भी इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एक एलिमेंट होगा, जिसकी वजह से फील्ड निकालने की कोशिश करोगे, जिसकी वजह से फील्ड निकालने की कोशिश करोगे तो वो इधर आएगा। छोटा चार्ज तो छोटा फील्ड, तो मैंने डीई लिख दिया। उसके भी सर दो कंपोनेंट होंगे, उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, तो आपको जाएंगे डीई कॉस अल्फा, सॉरी डीई इधर इधर की तरफ साइन आएगा और इधर की तरफ कोस आएगा, तो इधर की तरफ आएगा डीई कॉस अल्फा और इधर की तरफ आएगा डीई साइन अल्फा। ठीक है, और डीई साइन अल्फा क्या हो जाएंगे, डीई साइन अल्फा और डीई साइन अल्फा क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये तो कैंसलिंग कंपोनेंट है। तो जो डीई साइन अल्फा है, डीई साइन अल्फा कंपोनेंट, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूं आपके लिए, डीई साइन अल्फा ये सारे के सारे कैंसल आउट हो जाते हैं, दे ऑल कैंसल्स आउट। ठीक है, क्योंकि हर रिंग के एक एलिमेंट के अपोजिट एक दूसरा एलिमेंट होगा, हर रिंग के एलिमेंट के अपोजिट एक दूसरा एलिमेंट होगा जो दो कंपोनेंट वैसे प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो वो सारे के सारे कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और डी कॉस अल्फा सबके ऐड हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ जितने भी डी सबका सम डीई कोस अल्फा के जितने भी वैल्यू आएंगे, डीई कोस अल्फा के जितने भी वैल्यू आएंगे, डीई कोस अल्फा सारे एलिमेंट की वजह से उन सबका सम हो जाएगा। ठीक है, अब सर हमें दो चीजें नहीं पता, इंटीग्रल करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो हमें चाहिए डीई, पहले तो हमें चाहिए डीई, फिर हमें चाहिए कोस अल्फा, फिर इंटीग्रल होगा ना। तो डीई कितना होगा इस डायग्राम में, डीई कितना होगा, डीई तो ये स्मॉल चार्ज है डी क्यू, ये स्मॉल चार्ज है डी क्यू, सपोज ये बोल दिया डी क्यू चार्ज है, छोटा चार्ज है, और ये डिस्टेंस कितना होगा, रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, क्योंकि आपने ये डिस्टेंस कहाँ से निकाल लिया, पाइथागोरस से। तो अगर मैं इसको पॉइंट चार्ज मान के इसका फॉर्मूला लगाऊं, तो पॉइंट चार्ज के लिए आप इस फॉर्मूला को लिख सकते हो के इंटू डी क्यू डिवाइड बाय में रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 2। बताओ मैंने क्या लिखा, के इंटू में डी क्यू अपॉन में रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर पावर 3/2, ऐसा कर लेते हैं, अगर आपको थोड़ा कम दिख रहा है अब बढ़ा देते हैं, देख लो, के इंटू डी क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर पावर 3/2, सॉरी 3/2 नहीं 2। ठीक है, अब अगर आप इसको सोल्व करने के लिए जाओगे तो आप बोलोगे के इंटू डी क्यू, और स्क्वेयर तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। सर ये वैल्यू आ गई मेरी डी की। कोस अल्फा कहां से निकाले सर, कोस अल्फा के लिए आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, अच्छा सा, इसमें ये एंगल अल्फा है, ये एंगल एक्स है, और ये एंगल आर, ये साइड आर है, और ये है आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, आर है रेडियस। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोस अल्फा, तो कोस अल्फा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर वैल्यू लिखोगे तो आर आर, और यहां पर लिख दोगे तो रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। अब अगर उन दोनों को उसमें पुट कर दो आप, उन दोनों को सर अगर हम उसमें पुट कर दें, इंटीग्रल में पुट कर दें, तो नेट इंटीग्रल एट पॉइंट पी, बेसिकली समझ आना है, लास्ट में हमको बेसिकली रिजल्ट याद रखना है इसका। हम ये तो मैं फिर भी डेरिवेशन छोटी सी दे रहा हूं क्योंकि है डेरिवेशन, और आपको डर भी लग सकता है कि सर ये क्या जरूरी है हमारे लिए। ये देखो बोर्ड में तो होती है जरूरी, ठीक है, बोर्ड में तुमको ये सारे स्टेप रटने पड़ते हैं।
नीट में हमारा काम चल जाता है रिजल्ट से। तो वो रिजल्ट कैसे आया, अगर कुछ बच्चे क्यूरियस रहते हैं कि सर ये रिजल्ट आप डायरेक्ट याद कर लें क्या क्या कर लें, उनके लिए ये रिजल्ट दिया जा रहा है। बोर्ड में आपको ये पढ़ के जाना होता है स्टेप। तो बोर्ड में तो फिर वो लिखना है सारा, लेट अस कंसीडर अ रिंग ऑफ रेडियस आर हैविंग चार्ज कैपिटल क्यू और दिस सारा लिखना पड़ेगा फिर आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पी पे लिखने की कोशिश करोगे तो आप बोलोगे इंटीग्रल ऑफ दिस। इंटीग्रल में आपने दो वैल्यू निकाल दी, एक वैल्यू तो आपने निकाली ये ई जो रखनी है और एक वैल्यू रखनी है ये, और फिर इंटीग्रल करना है। अब जब इनको रखना शुरू करोगे तो आप बोलोगे के इंटू डी क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और कोस अल्फा की वैल्यू पुट करी एक्स अपॉन में रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। अब आप जब इसको देखोगे सर इंटीग्रल में के कांस्टेंट बाहर, एक्स कांस्टेंट बाहर, क्यों? क्योंकि पॉइंट फिक्स कर दिया ना, पॉइंट फिक्स कर दिया तो ये एक्स फिक्स हो गया ना, हमको तो पॉइंट फिक्स कर दिया हमने। जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में इंटरेस्टेड है वहां का पॉइंट फिक्स कर दिया। अब पॉइंट फिक्स कर दिया तो वो एक्स फिक्स हो गया। तो आप फिर जाएंगे सर इसको इस तरीके से, और यहां पर कितनी है आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। देखो यहां पर पावर है 1, इसकी पावर है 1, और यहां पर पावर ये रूट 2 को क्या लिख सकते हो हाफ। तो आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1 है और वहां पर आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर हाफ है। तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम होता है तो पावर हो जाएगी हमारी 3/2। और इंटीग्रल में क्या बचेगा, इंटीग्रल में बचेगा बस डी क्यू, बाकी सारी टर्म तो आ गई बाहर। ठीक है, मैं अच्छे से लिख देता हूं। तो आपका बस इंटीग्रल में जो टर्म बचेगा वो बचेगा डी क्यू। और डी क्यू का इंटीग्रल क्या होता है, सारे छोटे 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 चार्ज का सम, सारे छोटे छोटे चार्ज का सम बच्चे, बस आपको तो ये रिजल्ट याद रखना है, सारे छोटे चार्ज का सम टोटल चार्ज के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर पावर में 3/2। अब आपको ये बहुत बोरिंग तो लग सकता है कि सर बहुत बोरिंग सा चल रहा है, ठीक है, मजा तो नहीं आ रहा, पर ये ऐसा ही है। ठीक है, आपको ये इस तरीके से, अगर जिनको डेरिवेशन चाहिए थे उनके लिए डेरिवेशन दी गई है। ठीक है, छुटकू छुटकू से डेरिवेशन, मैंने बहुत इलेबोरेट वे में नहीं लिखा है कि भाई सारे लेटेस्ट कंसीडर और ये वो, बट ये रिजल्ट आता है। क्या ये रिजल्ट याद रखना है, इसका एकदम रट्टा मारना है। देखो जो भी मैं बॉक्स में लिख के चल रहा हूं लास्ट में, दे आर द रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, उनको याद रखना है, उनके बिना क्वेश्चन नहीं होंगे सीधे के सीधे। ठीक है, तो ये रिंग के एक्सिस पे है, ये सब बोर्ड में भी आते हैं, सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं कि आर डिस्टेंस पे, एक्सिस पे आर, ये आर दिया हुआ है, एक्सिस पे भी आर डिस्टेंस पे चलेंगे तो कितना आ जाएगा फील्ड। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं कुछ को क्वेश्चन डिजाइन करूं, इसी पे क्वेश्चन डिजाइन करूं, एक क्वेश्चन डिजाइन करते हैं और क्वेश्चन में लिख देते हैं कि भाई ये डिस्टेंस आर है, ये आर है। ठीक है, फाइंड द, अगर क्वेश्चन इस तरीके से लिखे, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ चार्ज्ड रिंग एट अ separation of R from its center। अब आपको इसका आंसर करना है। अब आपको बेसिकली फॉर्मूला देखो, इसको आंसर करने के लिए अगर फॉर्मूला हैंडी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी ऑन द एक्सिस, आप बोलेंगे सर के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर पावर 3/2 होता है। तो अभी आपको x कितना दे दिया है, एक्स आर दे दिया है। तो जब आप इसको सोल्व करने के लिए जाएंगे तो के क्यू इंटू आर अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर में पावर 3/2, फिर आप लिखेंगे के क्यू आर अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर मतलब 2r का स्क्वेयर, और इसकी पावर कितनी आएगी 3/2। ठीक है, 3/2। तो जब आप इसको सोल्व करने के लिए जाएंगे, इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो आप बोलेंगे के क्यू आर, तो 2 की पावर आएगी 3/2 और आर स्क्वेयर की पावर भी कितनी आएगी 3/2। तो ये 2 तो कैंसिल हो गया, आर का क्यूब बचेगा, और आर का क्यूब है और एक ऊपर भी आ रहा है, तो कितना वैल्यू आ जाएगा, आप बोलेंगे सर के क्यू अब बाय में आर का स्क्वायर और 2 की पावर कितनी आएगी 3/2, इतना आ जाएगा वैल्यू। अब ये 2 की पावर 3/2 सर सोल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाओगे, आप रहने दीजिए, आप ऐसे ही करें, क्योंकि 2 की पावर 1.5 आपको पता नहीं होती है।
ठीक है, आप इसको इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, इसी फॉर्म में ऑप्शन भी दिखेंगे और इसी फॉर्म में ही करना पड़ेगा। देख लो ऐसा इतना छोटा होकर दिखाएंगे तो आपको इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये है क्वेश्चन का टाइप। ठीक है, अगर आपको देखना है कि क्वेश्चन सर किस टाइप के आते हैं, समझ आया? तो हमने कितने केसेस पढ़ लिए अभी? हम जो केसेस कर करके चले थे ना करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया। हमने ये केस कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर्क का देख लिया, रिंग का देख लिया। अभी हम चलते हैं शीट की तरफ। ठीक है, लास्ट केस देख रहे हैं आज का, शीट वाला केस देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड शीट, तो जो इन्फानाइट शीट चार्ज है बेसिकली, अब आपके पास शीट के ऊपर चार्ज होगा, प्लेन शीट, प्लेन इन्फानाइट शीट चार्ज। अब शीट ना, शीट आपकी दो टाइप की हो सकती है, या तो ये कंडक्टिंग हो, या तो ये कंडक्टिंग हो, या फिर ये नॉन कंडक्टिंग हो। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग हो। दो टाइप की शीट होती है, या तो कंडक्टिंग शीट होगी या नॉन कंडक्टिंग होगी। तो हम कौन सा केस कर रहे हैं? हम कौन सा केस कर रहे हैं? फोर फोर का फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग शीट। नॉन कंडक्टिंग शीट का केस कर रहे हैं हम यहां पर। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए जो आपको याद रखना है वही बताया जा रहा है। इसका डेरिवेशन कहां से आएगा वो भी बताऊंगा। अब आपको बेसिकली अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसा दे दिया, पॉजिटिव चार्ज आपको दे दिया, ठीक है, शीट पे चार्ज है। शीट मतलब देख लो ऐसा ले लो, एक एक बेसिकली पेपर ले लो, आप अपना पेपर ले लो। पेपर मान लिया वो नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग का क्या मतलब है? मान लिया प्लास्टिक का है, रबर का है, जिसके ऊपर कंडक्ट जिसके अंदर से कंडक्शन नहीं हो सकता, तो वैसा कोई शीट है। ये मैंने उसका 3D व्यू दिखा दिया। एक्चुअली साइड से देखोगे तो बस ऐसा दिखेगा, तो लाइन दिखता तो मैंने शीट बना दिया उसको ताकि थोड़ा साइड में दिखे। और ये इन्फानाइट है, मतलब ऊपर नीचे दूर दूर तक बहुत बड़ा है। मतलब दीवार मान लो, बहुत बड़ी दीवार के ऊपर चार्ज है, वैसा मान लो। और इसकी इसकी चार्ज डेंसिटी भी पता है। यहां पे सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चार्ज और कौन सी? सरफेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अगर ये चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है, पता होता है ना सिग्मा क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये बेसिकली चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा है। तो आपका किसी भी पॉइंट पी पर जो इसके पास में होगा, जो इसके पास में होगा, आर डिस्टेंस मान लो, ठीक है, ये कौन सा है? ये पी कैसा पॉइंट होना चाहिए? ये कोई भी नियर पॉइंट होना चाहिए, दूर वाले पॉइंट नहीं। ये कैसा पॉइंट होना चाहिए? नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पी पर कितना आएगा? एक तो अवे आएगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, यानी कि परपेंडिकुलर, दूर दूर की साइड आएगा। क्योंकि देखो ना, शीट पूरी पॉजिटिव चार्ज है, दीवार के पास पॉजिटिव चार्ज को रखोगे तो उसको दूर भगाएगा ना, तो आपका सारा का चार्ज अवे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और ये वैल्यू बस बहुत सिंपल सी है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी। ये उसके सेपरेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगी। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू क्या है? दिस इज इंडिपेंडेंट। ये पूछा जाता है कई बार, इंडिपेंडेंट ऑफ सेपरेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ सेपरेशन। ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ सेपरेशन आर, आर पे डिपेंड नहीं करती है। क्या फॉर्मूला आ रहा है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। किसके लिए आ रहा है? किसके लिए आ रहा है? नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए। नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए आ रहा है आपका सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 आएगा, 1/2 1/2 1/2, नॉन कंडक्टिंग लिखा हुआ था। और इंडिपेंडेंट ऑफ सेपरेशन होगा अवे, टुवर्ड्स अवे, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इधर की तरफ आएगा 90 डिग्री पे, उसके पैरेलल नहीं, पैरेलल से अवे, अवे। ठीक है, एकदम उसको दूर भगाने की कोशिश करेगा। और नियर पॉइंट देखो, कंडीशन देख लो, नियर पॉइंट होना चाहिए, इन्फानाइट शीट होनी चाहिए, नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट चुपचाप से वैल्यू आएगी, इंडिपेंडेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ आर। और इसका डेरिवेशन कहां से मिलेगा? गोस लॉ से, गोस थ्योरम से इसको डिराइव किया जाता है हमारे कोर्स में। ठीक है, चले आगे, थोड़ा सा और देखो। एक और लास्ट लास्ट चीज जो आज के लिए, वो होती है कंडक्टिंग शीट। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में शीट में क्या होता है? कंडक्टर के ना अंदर चार्ज नहीं लाई करता, कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं लाई करता, तो इस शीट को बेसिकली है तो ये ऐसा ही पूरा बड़ा, तो बट इसके दोनों साइड चार्ज होता है। मतलब इधर भी चार्ज है, इधर भी चार्ज है, इस सरफेस पे भी चार्ज है, और इधर की साइड भी चार्ज है। ठीक है,
तो मतलब बाहर के पास इसके इसके बाहर कोई एरिया, बाहर की तरफ कोई पी पॉइंट लोगे या इधर की साइड कोई क्यू पॉइंट लोगे, तो इधर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, टू नहीं आएगा इस बार। ठीक है, इधर की तरफ भी क्या आएगा, इधर की तरफ भी क्या आएगा, मान ले ये सरफेस 1 है और ये सरफेस 2 है। ठीक है, इधर की तरफ क्या आएगा, दोनों की वजह से आएगा, दोनों की वजह से ई नेट कितना आएगा आपका, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, यहां पर भी यही आएगा। ठीक है, ये पी पर और ये क्यू पर। ठीक है, पी पर और क्यू पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट। अंदर क्या आएगा, अंदर नहीं होता है। अगर सर अंदर पॉइंट ले लें इसके, ठीक है, इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता है, इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता। मान लो आपने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, सर अगर मैं पॉइंट लूँ यहाँ पर, आर पॉइंट लूँ, अंदर ले लूँ, ई एट आर, जो कि क्या आप उसको बोल रहे हैं इनसाइड पॉइंट। ठीक है, इनसाइड पॉइंट, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो। ये बाद में डिराइव भी करेंगे हम, गॉस लॉ में भी डिराइव करेंगे कि कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट करता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा जीरो। कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, नॉन कंडक्टर के अंदर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये सारी चीजें डिराइव भी करेंगे, बट अभी के लिए आपको ये 3 रिजल्ट डायरेक्टली याद रखने होंगे। ठीक है, सिंपल। हाँ चलिए रुकिए, अब इस तरीके से कर देते हैं। बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन इनफाइनाइट शीट, और ये कैसा है इस बार, ये कैसा है, कंडक्टिंग शीट। ये दिया हुआ ना यहाँ पे कंडक्टिंग शीट। ये बेसिकली पता कैसा दिया हुआ है, अगर आपको समझ, कुछ लोगों को फिगर ना समझ आया तो ऐसा है, ऐसा। ठीक है, ये आपको बस ये वाला व्यू दिख रहा है, ऐसा है शीट तो ऐसा है। तो मैंने ऐसा थोड़ा टिल्ट करके बनाने की कोशिश करी है उसको, ताकि टिल्ट करके थोड़ा सा ऐसा तो लगे भाई पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो आपको बस ये वाला व्यू देखने को मिलेगा। तो बाहर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अंदर जीरो। अंदर जीरो क्यों होता है, गॉस लॉ अगेन, फिर से वहीं वहीं जाके बोलूंगा, कंक्लूड करूंगा। बाहर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्यों होता है, सर अगर इसको ना एक शीट ये मान लो और एक शीट वो मान लो, 2 शीट माना जा सकता है, एक शीट इधर और एक शीट उधर, तो दोनों की तरफ से इसका भी कितना आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और उसकी वजह से भी कितना आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 1/2 और 1/2 मिलके सिग्मा बाय 2, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मिलके ये बना देते हैं। A conducting sheet is some can be assumed as two नॉन कंडक्टिंग शीट, क्योंकि चार्ज दोनों साइड होता है, और नॉन कंडक्टिंग के अंदर चार्ज बस अंदर होता है। अंदर मतलब कि हर एटम, जो अंदर के एटम्स हैं अंदर भी लाई करता है, मतलब पूरी जो शीट है उसी के अंदर चार्ज, एम्बेडेड चार्ज एम्बेडेड है। और कंडक्टर में क्या होता है, बाहर आ जाता है, अंदर चार्ज नहीं लाई करता, बाहर आ जाता है, सरफेस पे होता है। तो एक कंडक्टिंग शीट 2 नॉन कंडक्टिंग शीट की तरह बिहेव कर सकती है। जैसे यहां पे मैंने एक ही दिखाया था ना, बस एक, उसके अंदर एम्बेडेड चार्ज दिखाए थे। यहां पे मैं 2 दिखा रहा हूं कि 2 सरफेस है, सरफेस 1, सरफेस 2, और सरफेस 1 और सरफेस 2, जैसे ये है, एक सरफेस 1 हो गया और एक सरफेस 2 हो गया। तो ये 2 नॉन कंडक्टिंग शीट की तरह बिहेव कर सकती है एक कंडक्टिंग शीट। ठीक है, क्योंकि 2 सरफेस होगी ना, और उसमें ऐसा सरफेस पे नहीं आता, उसमें अंदर भी लाई कर सकता है। तो ऐसा 2 सरफेस ट्रीट नहीं करते नॉन कंडक्टर के केस में। ठीक है, तो इतना आपके लिए आज का पढ़ना था। आगे के केसेस, हम 2-3 केसेस और बचे हुए, कंडक्टर स्फीयर हो रही है, उनसे भी क्वेश्चन आए हुए, क्वेश्चन भी करेंगे अगली क्लास में ही करते हैं, फिर वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं फिर हम यहीं से ही। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।